हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसकी शुरुआत हमें बंगाल वाले रीजन से देखने को मिलती है और कैसे धीरे धीरे चलते चलते हमें दिल्ली वाले रीजन तक इस रिवोल्ट को देखने को मिला। कैसे ये वहाँ तक पहुँचा, वहाँ पर रिवोल्यूशनरीज ने किस तरीके से दिल्ली को कैप्चर किया, ईस्ट इंडिया कंपनी से फ्री करवाया, वापस से ब्रिटिशर्स ने कैसे रिकैप्चर किया, इस पूरी कहानी को हम समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857, हमने पीछे बहुत सारे रीजंस देखे जिनकी वजह से हमें 1857 रिवोल्ट देखने को मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ही रिवोल्ट हो गया, बहुत सारा लंबा टाइम, जिसको हम बोले कि लोगों के अंदर आग जलने लग रही है। लोग सोच रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बेकार है, ब्रिटिशर्स है वो बेकार है, हमें इनको बाहर निकालना चाहिए, ये हमारे साथ बहुत ही इल ट्रीट करते हैं, हमें इनको निकालना चाहिए और हमें अपना रूल लेके आना है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लीडरशिप की। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे रीजन्स में आप ये बात सोचो तो उसको कौन सुनेगा? इसके लिए चाहिए एक मास मोमेंट। अब वो सबसे बड़ी कमी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस चिंगारी को आग मिली, या हम ये कहें इस आग को एक चिंगारी मिली। ठीक है, 1857 रिवोल्ट होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो देखो हमें सबसे पहले ये देखने को मिलता है बंगाल वाले रीजन से। अब क्वेश्चन आता है कि बंगाल से ही क्यों? ठीक है, तो उसके पीछे रीजन है क्योंकि बंगाल में हमें सबसे पहले एनलाइटनमेंट देखने को मिलती है। वहाँ पे लोग धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं। वहाँ पे आर्टिजन्स के साथ में, पीजेंट्स के साथ में, जमींदार के साथ में, हर किसी के साथ में वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। लोगों के अंदर एनलाइटनमेंट आए। रेनेसांस बात करें, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रिफॉर्मिस्ट हैं वो भी देखने को मिलते हैं। सोशल रिफॉर्मर्स वहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने अवेयरनेस सोसाइटी में लाने की कोशिश की। ठीक है, अब लोग समझ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इनिशिएशन कौन करे। शुरुआत तो चाहिए ना, या एक बंदा लाए या फिर वहां पे पूरी सोसाइटी चेंज लाने की कोशिश करे जो कि इनके अगेंस्ट बोले। तो यहां पे हमें देखने को मिलता है रिवोल्ट 1857 की शुरुआत बंगाल वाले रीजन में। और वो मेन जो रीजन हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है रिलीजन। अब क्वेश्चन आता है रिलीजन कैसे? रिलीजन इस तरीके से, क्योंकि देखो 1813 का जो रिवोल्ट एक एक्ट आता है, उस एक्ट में बोला कि क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजो इंडिया में और वो जाए और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है उन्होंने लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश की। उसके बाद 1850 में हमें देखने को मिलता है लेक्स लोकी एक्ट, जिसमें बोल दिया कि कोई भी क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करेगा तो उसको उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके के एक्ट्स जिसकी वजह से लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश की गई क्रिश्चियनिटी को। तो लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है कि हमारे रिलीजन को, हमारे ही अगर पर्सनल मैटर्स की बात करें तो रिलीजन मेरा एक पर्सनल मैटर है और उसके साथ में ब्रिटिशर्स छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हटाना है इनको। अब उसके लिए हमें देखने को मिलता है बंगाल में जो मिलिट्री है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स की बात करें, ब्रिटिशर्स बोल लो या ईस्ट इंडिया कंपनी बोल लो, एक ही बात है, इन्होंने राइफल्स इंट्रोड्यूस करना शुरू किया मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, अब राइफल, पहले राइफल यूज होती थी वो थी ब्राउन बेस। इसकी जगह पे नई राइफल को इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसका नाम है एनफील्ड राइफल। अब इसमें क्या है, इसके अंदर एक गन पाउडर यूज होता है और वो गन पाउडर गाय का और पिग, इनके मांस से बना है। अब गाय हम बात करें तो ये हिंदू रिलीजन के लिए होली है, अगर पिग की बात करें तो ये मुस्लिम रिलीजन के लिए होली है। और दोनों तरीके के लोग हमें देखने को मिलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मिलिट्री है उसके अंदर। अब सभी के सभी लोग सोच रहे हैं कि अभी तक हम एक्ट देख रहे थे जिसमें हमारे रिलीजन को चेंज करने की बात हो रही है, अब हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली
ये हमारे रिलीजन में, हमारे खाने की चीज़ों में, क्योंकि जो हमें गन पाउडर देखने को मिलता है उसको ओपन किया जाता है और वो मुंह में डाल के ओपन किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। आप जब उसको यूज़ करोगे, आपने अभी तक किसी तरीके का कोई भी नॉन वेज आपने यूज़ नहीं किया, कंज्यूम नहीं किया, और अब आप जिनके लिए जान देने को तैयार हो वो आपके रिलीजन के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका जो इंट्रोडक्शन है वो किया जाता है बंगाल वाले रीजन में, जिसका नाम है दमदम में। अब ये र्यूमर कह लो या फिर ये कह लीजिए कि ये एक्चुअलिटी है, तो इसको लेके लोगों में अफवाहें फैली, मिलिट्री में लोगों में बात होने लगी कि भाई देखो हमारे रिलीजन के साथ छेड़खानी हो रही है और ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अब जो भी ब्राह्मण है जो उसमें मिलिट्री में है, तो वो क्या सोचेंगे कि भाई हमारा रिलीजन जिसको मैं स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ उसको डायरेक्टली चेंज ना करके इनडायरेक्टली चेंज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, बोले कौन? वहीं पे हमें दूसरा रीजन देखने को मिलता है। लेफ्टिनेंट है, उनकी वाइफ है, वहां पर बाइबल डिस्ट्रीब्यूट कर रही है मिलिट्री में लोगों को, आर्मी में जो भी लोग हैं उनको बाइबल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि देखो बाइबल में ये बातें अच्छी है, ये बातें अच्छी है, आप इसको पढ़ के देखिए, इसको देखिए, इसको सुनिए, फील करो, आपको क्रिश्चियनिटी के फील आएगी। अब लोग सोच रहे हैं कि यार देखो इस तरीके से रिलीजन को कन्वर्ट कर रहे हैं, इस तरीके से रिलीजन को, और ये तो अब हमें किताबें डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे ऊपर रिलीजन को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है, ठीक है। तो इस तरीके की हमें यहाँ पे कहानी देखने को मिलती है, और ये एक तरीके का गुस्सा लोगों के अंदर भर के आ रहा है, मिलिट्री में लोगों के अंदर निकल के आ रहा है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी गन्स हैं, उनके पास में पावर्स हैं। तो वो सोच रहे हैं। दूसरा, अफगानिस्तान वाले रीजन में उन्हें देखने को मिलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मार पड़ी है, तो वो सोच रहे हैं कि जब वहाँ से ब्रिटिशर्स हार सकते हैं, उनको मार पड़ सकती है, तो हम में पावर नहीं है क्या इतनी, हम इनको निकाल के फेंक दे बाहर, तो हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए दमदम से ये आवाज़ उठनी शुरू होती है कि देखो हमारे साथ, हमारे रिलीजन में, हमारे पर्सनल मैटर्स के साथ में छेड़खानी हो रही है, और वो छेड़खानी कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। लेकिन बात तो वही है ना, आगे आके स्टेप कौन ले, अपनी जान में आफत कौन डाले, प्रॉब्लम तो ये है। अब दमदम में जनवरी 1857 हमें ये बात देखने को मिलती है। दमदम से ये बात अगले कंटोनमेंट में पहुंचती है जिसका नाम है बहरामपुर। फरवरी में ये इंफॉर्मेशन यहां पहुंचती है कि भाई देखो इस तरीके की एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मिलिट्री में, और उसके कंजम्पशन से हमारे रिलीजन के साथ छेड़खानी होगी। अब यहाँ पे लोगों ने, अब एक तरीके से यही समझिएगा, जैसे आप कहीं भी जा रहे हो, जैसे कहीं आप रिलेटिव्स के पास गए, अब वो रिलेटिव्स आपको पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपके वो रिलेटिव्स हैं, वो पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पापा ने आपको रास्ते में समझाया था देखो पैसा लेना नहीं है, जो पैसा देंगे वो लेना नहीं है। आप कोशिश कर रहे हो कि यार ज़रूरत तो आपको भी है, लेकिन आप क्या करोगे, पापा की नज़रों में भी देख रहे हो कि यार वो मारेंगे, लेकिन लेना भी है। अगर यदि ले लिया तो पापा मारेंगे, नहीं लिया तो फिर हमारा क्या फ़ायदा हुआ। ये रिलेटिव पैसा दे रहे तो बेचारों, इनकी भी तो इज्जत है, इनको भी तो रखो बेचारों को, ठीक है। वहीं सेम चीज़ यहाँ हो रही है। बहरामपुर में मिलिट्री में जो लोग हैं वो सोच रहे देखो ये गलत है, लेकिन आवाज़ कौन उठाए कि भाई ये गलत है, हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। प्रॉब्लम ये है, तो उन्होंने अंदर ही अंदर मन में इस रिवोल्ट को सोचने की शुरू की कि नहीं हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन करें क्या, नहीं करोगे तो जाओगे कहाँ। तो फरवरी में हमें बहरामपुर में देखने को मिलता है। फरवरी से निकलते हुए हमें इसके आगे देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज बैरकपुर छावनी कंटोनमेंट जिसको हम बोलते हैं, जो मार्च में यहां पर इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि इस तरीके से राइफल्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और इस तरीके की बातें हो रही है।
अब ये जैसे ही लोगों में फैली तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो कि शुरुआत में जो बंदा निकल के आएगा, मंगल पांडे, जो कि इसके अगेंस्ट आवाज उठाएगा, जो कहेगा कि अब बहुत हो चुका है, जितना हमें सहन करना था उतना कर चुके हैं, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, इनके पास में इंफॉर्मेशन आती है और वो इंफॉर्मेशन भी कुछ इस तरीके से आती है कि ये खड़े होकर बातें कर रहे हैं कि अपर कास्ट, मैं हिंदू, मैं ब्राह्मण, इस तरीके से हम कतई हम नॉन वेज को हाथ नहीं लगाते और एंड सोन इस तरीके से। तो इनको एक साथी ने इनको बोला कि अब कहाँ का हम अपर कास्ट बचे हैं, कहाँ हम ब्राह्मण बचे हैं, नहीं, अब हम अछूत हो चुके हैं, अब हमारे साथ में वो नहीं है, हम प्योर ब्राह्मण नहीं रहे। अब मंगल पांडे ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा तो नहीं है, हम तो आज भी वही रूल फॉलो करते हैं जो हिंदू रिलीजन में, आज भी हम वही चीज़ें फॉलो करते हैं जो हमारे वेद और वेदों में लिखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे साथ कुछ इस तरीके का इनडायरेक्टली रिलीजन कन्वर्ट करने की बातें हो रही है, इनडायरेक्टली हमारे रिलीजन को कन्वर्जन किया जा रहा है। अब मंगल पांडे ने कहा कि ये कैसे? बोले चलो चल के दिखाता हूँ मैं, हमारी जो आर्मरी है आप उसमें चल के देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा देखने पे। तो ये जब वहाँ जाके देखते हैं तो इनको एक्चुअलिटी में पता चलता है कि इनके साथ में गलत हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब गुस्सा है, ठीक है, जवान खून है, यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी के नगोवा जिले से बिलोंग करते हैं। वहाँ से इन्होंने आवाज़ उठाई और आवाज़ भी ये उठाई क्योंकि ये शाम को घूम रहे हैं तो इनके हाथ में गन है। इधर एक लेफ्टिनेंट जा रहे हैं, सार्जेंट ह्यूरसन, सार्जेंट ह्यूरसन, जो कि घूम रहे हैं शाम को। तो इन्होंने जैसे ये बातें देखी तो अब इनके अंदर गुस्सा आया और 29, अगर मैं बात करूं तो 29 मार्च 1857 जहां पे इन्होंने इसके ऊपर ओपन फायर कर दिया, सार्जेंट ह्यूरसन पे ओपन फायर, और इनको गोली मारी। बाई लक है कि ये बच गए, बाई लक ही होगा। जहां पे हमें बहुत सारे एक तरीके से हम गवर्नर जनरल्स की बात कर ले या वाइसरॉयज की बात करें, आगे चल के हमें देखने को मिलेगा वो बाई लक बच जाएंगे, बहुत सारे बचेंगे। बहुत कम ऐसे होंगे कि जिनके ऊपर डायरेक्ट ओपन फायरिंग होगी और लेकिन वो मरेंगे नहीं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ होता है, सार्जेंट ह्यूरसन जिनके ऊपर ओपन फायरिंग हुई लेकिन वो बच गए। ठीक है, जैसे ये बचे तो इन्होंने इसके बगल में एक बंदा खड़ा है जिसका नाम है ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, इनको ऑर्डर दिया कि इसे बंदी बना लो, इसको पकड़ लो और इसको जेल में डालो। अब क्योंकि एक शुरुआत चाहिए थी, लोगों के अंदर गुस्सा है। आपने जैसे देखा होगा ना, धुरंधर मूवी में देखा होगा, जिसमें हम बात करें कि हमजा, जिसके अंदर एक चिंगारी है, आग है, ठीक है, और उसको चिंगारी देने का काम कौन कर रहा है? वो दे रही रो, जो उसको कह रही है कि भाई आग तेरे अंदर है लेकिन भड़काएंगे हम। वैसा ही, क्योंकि मिलिट्री में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, वो इंडियन है, सभी के अंदर गुस्सा है, लेकिन उसको निकालने का मौका भी तो मिलना चाहिए ना, और उसके लिए एक शुरुआत चाहिए, और वो शुरुआत कौन कर रहे हैं? मंगल पांडे। और जैसे ही मंगल पांडे ने ये शुरुआत की, ईश्वरी प्रसाद जिसके अंदर भी गुस्सा है, इनको बोला गया कि आप मंगल पांडे को पकड़िए, लेकिन ईश्वरी प्रसाद गर्दन नीचे करके खड़े हो जाते हैं, सॉरी साहब नहीं कर सकते ये तो। अब जैसे ही सार्जेंट ह्यूरसन ने ये देखा कि जो कल तक इनके सामने सर नहीं उठते थे, आज वो इनका ऑर्डर ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो भाई इनको तो देखना पड़ेगा। अब ऐसी बात देख के मंगल पांडे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई एटलीस्ट चलो इन्होंने शुरुआत नहीं की, इनको पता है, लेकिन ये मेरे साथ खड़े, मेरे सपोर्ट में खड़े। तो यहाँ से मंगल पांडे ने क्या किया, इधर से एक और बंदा, क्योंकि अब फायरिंग की आवाज़ आई है तो डेफिनेट है इधर और भी लोग घूमते घूमते आएंगे। इतने में एक और आया, लेफ्टिनेंट बाग करके एक और बंदा आता है, जो कि घोड़े पे भाग के आ रहा है, देख रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उसने उसके ऊपर फायर कर दिया। जैसे फायर हुआ, लोग और इकट्ठा हो गए, क्या हुआ क्या हुआ। तो वहां पे इन्होंने ऑर्डर निकाला कि भाई पकड़ो इसे। अब जैसे ही पकड़ने की बात आई तो एक पीछे से हमें देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं शेख पलटू, शेख पलटू, जो कि निकल के आते हैं और उन्होंने पीछे से मंगल पांडे को पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़ा तो
मंगल पांडे ने देखा क्योंकि अगर यदि इन्होंने पकड़ लिया तो डेफिनेट है ये आपके साथ में अच्छा बिहेव तो नहीं करेंगे। तो इन्होंने खुद के ऊपर गोली चलाने की कोशिश की और अपना सुसाइड करने की कोशिश की कि भाई जीना भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आपने डायरेक्टली लेफ्टिनेंट जनरल पे आपने गोलियां चलाई है, ठीक है, तो बक्सा तो वैसे भी नहीं जाएगा, तो क्यों ना अपने हाथों से मर जाए। ठीक है, लेकिन ये बाल बाल बच जाते हैं और ये बात है 29 मार्च 1857, ठीक है, जहां पे मंगल पांडे ने गोलियां चलाई और उनके बदले में ईश्वरी प्रसाद, जिन्होंने इग्नोर किया, रिफ्यूज किया कि नहीं हम आपका ऑर्डर नहीं मान रहे। शेख पलटू 3 लोग हैं, ध्यान देना, मंगल पांडे जिन्होंने गोलियां चला दी, दूसरे हैं हमारे पास में ईश्वरी प्रसाद जिन्होंने मना किया, और तीसरे शेख पलटू जिन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की। ठीक है, तो जैसे ये हुआ, यहां से अगले ही दिन कोर्ट मार्शल शुरू कि भाई पकड़ो ही नहीं। ईश्वरी प्रसाद को भी पकड़ लिया और मंगल पांडे को भी पकड़ लिया और दोनों को ले जाके कोर्ट मार्शल करवाया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। मंगल पांडे, अब ईश्वरी प्रसाद को थोड़ी ना छोड़ा जाएगा, उनको भी फांसी दी जाएगी। 21 अप्रैल को फांसी दी गई और वो फांसी दी गई ईश्वरी प्रसाद को, इनको दोनों को फांसी दी गई। अब शेख पलटू जिन्होंने हेल्प की है ब्रिटिशर्स की, तो डेफिनेट है इनको तो मेडल मिलेगा, तो इनको मेडल मिला। ठीक है, अब ये बात, ये जो इन्फॉर्मेशन है धीरे धीरे अब लोगों तक पहुंच रही है। मिलिट्री के लोगों में इन्फॉर्मेशन आ रही है कि यार तुम्हारे ही बीच से एक बंदा जो आवाज़ उठा रहा है, कल तक आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, आज कुछ लोग निकल के आपके अंदर से और ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, ब्रिटिशर्स को मार के निकालने की कोशिश हो रही है, उनको भगाने की बातें कर रहे हैं, तो क्यों ना हमें भी करना चाहिए यार। ये हमारे भाई लोग जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है, आज हम उनको वेस्ट जाने दें? नहीं। अब इस तरीके की थॉट प्रोसेस को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने देखा कि भाई आज तो ये 2 लोग थे, कल को ये मिलिट्री में, क्योंकि मिलिट्री में हम देखें तो 5:1 है इंडियंस का और ब्रिटिशर्स का। इस रेशियो में हम देखें तो हमें अगर मारने लगे ना, ये एक एक थप्पड़ भी मारने लगे, तो हमारी स्किन नहीं बचेगी। तो क्या करें, एक काम करो, ये जो यहाँ पे जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जिसको हम बोलें BNI, ठीक है, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, इसको डिसबैंड कर देते और इन्होंने 6 मई 1857 को डिसबैंड कर दिया। ठीक है, बंद, भाई इसको खत्म कर दो, अदरवाइज इसमें से कुछ और लोग नए निकल के आएंगे, क्योंकि अब एक बार ही लोग निकल रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट, तो कल को और नए भी तो आ सकते हैं। इसको बंद करो, हटा दिया। ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है मेरठ। कब पहुंची? 9 मई को, कि भाई जो आपके भाई लोग हैं उन्होंने वहां पे आवाज उठाई और उनको मार दिया गया। तो मेरठ में जो छावनी है, जो कंटोनमेंट है, वहां पे इंफॉर्मेशन जैसे ये पहुंची तो उन्होंने भी रिवोल्ट करना शुरू किया, ओपन फायरिंग, ओपन इग्नोर करना शुरू कर दिया। जैसे ही ब्रिटिशर्स ने कोई ऑर्डर दिया, उन्होंने साफ मना करना शुरू कर दिया, नहीं हम नहीं कर रहे, जाओ। ब्रिटिशर्स ने बोला इस राइफल को उठाइए, गोली चला के दिखाइए, नहीं चलाएंगे, जाओ, नहीं चलाएंगे, जाओ, कर लो क्या करोगे, साफ मना करना शुरू कर दिया। तो यहां पे हमें देखने को मिलता है 9 मई को 85 इंडियंस को पकड़ा और उन्होंने जेल में डालना शुरू कर दिया। पकड़ के इंडियंस को जेल में डालना शुरू कर दिया कि पकड़ो इन्हें जेल में डालो, पकड़ो इन्हें जेल में डालो। अब इसी में मेरठ छावनी में हमें देखने को मिलता है 2000 से ज़्यादा मिलिट्री में लोग हैं इंडियंस। अब वो देख रहे हैं यार तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारे बीच में रहने वाले लोगों को, तुम्हारे साथ में खाना खाने वाले, और उनको जेल में डाल रखा है। 10-10 साल की उनको जेल कर दी है, इन्हें बचाना है, इन्हें निकालना है। तो जैसे ही रात हुई, इन सभी ने
रिवोल्ट किया, ओपन फायरिंग, ओपन चैलेंज करना शुरू कर दिया और जो भी ब्रिटिशर्स दिखे उनको देख देख के चुन चुन के मारना शुरू किया। और जैसे इन्होंने किया, अपने भाइयों को छुड़वाया। 10 मई को इन्होंने चलना शुरू किया 1857। सबसे पहले तो इन्होंने सारी जो बैरक्स हैं उनको तोड़ा, उनको कहा कि हटाइए भाई, अब इनको जेल है उनको तोड़ा, अपने भाइयों को जो ये 85 बंदे जेल में हैं उनको सबको बाहर निकाला और ये अपने साथ लेके चलते हैं कि चलिए अब जो भी बीच में आएगा, जो भी ब्रिटिशर्स दिखे उनको चुन चुन के मारो, ढूंढ ढूंढ के मारो, और हमें अब ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना है। ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने चलना शुरू किया 10 मई। अब ध्यान से समझिएगा स्टोरी को और सुनिएगा, ठीक है। 10 मई 1857 इन्होंने चलना शुरू किया। अब मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है इन लोगों को एक साथ आना। 11 मई 1857 ये चलते चलते ही दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन आता है कि ये दिल्ली की तरफ क्यों जाते हैं? दिल्ली की तरफ क्यों? कि हमें दिल्ली पहुंचना है, वहां पे अपने आप को कैप्चर करना है, वहां पे अपने आप को लीड करना है। मेन रीज़न है क्योंकि दिल्ली सेंटर पॉइंट है, कैपिटल है, जहां पे मुगल्स कभी राज करते थे। और मुगल्स राज करते थे क्योंकि जो लास्ट मुगल है बहादुर शाह, वो यहां पे बैठा हुआ है। तो इन्होंने सोचा कि भाई देखो, क्योंकि मुगल्स जो कभी यहां पे रूल करते थे, लोग इनकी मानते हैं, इसकी एज है वो 80 है, 80 ईयर्स। लोग इसकी मानते हैं, लोग इसको अभी भी राजा समझते हैं, भले ही ब्रिटिशर्स ने इसके राजा जो पद है उसको ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी भी लोग इसको मानते हैं कि ये हमारा राजा है, हमें इसको लीडर बनाना है। देखो, जब भी आप किसी काम को करने जाओगे, अगर यदि सारे गांव में सरपंच बन जाए, एक गांव है और उस गांव में सारे सरपंच बन गए, तो वो गांव चल नहीं सकता, आप उस सिस्टम को नहीं चला सकते। वहाँ पे एक लीडर चाहिए, एक। और उस लीडरशिप के लिए अब यहाँ से इतने सारे मिलिट्री में जो लोग हैं वो आ रहे हैं, सबके सबके ऊपर खून सवार है कि जो दिख गया बस सबको मार दो। तो सबके सब एक तरीके से कंट्रोल में नहीं रहेंगे, वो हरकत करेंगे जो कि एक तरीके से तबाही मचाने वाली होगी। उसके लिए चाहिए एक लीडरशिप, एक छत्र जिसके नीचे वो बैठे हों, जहाँ पे लोग एक ऑर्डर को फॉलो करें। ठीक है, उसके लिए इनको एक लीडर चाहिए और वो मिला बहादुर शाह। यहाँ पे इनको लीड करते हुए इनको लेके आया कौन? इनको लेके आया बख्त खान। बख्त खान ये कहाँ है? ये बरेली से है, और बरेली वाले रीजन से इनके साथ में लीड करते हुए इन सभी को लेके आया, आप दिल्ली चलिए और दिल्ली में हमें हमारा लीडर मिलेगा, हम उसकी लीडरशिप में इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो इन्होंने चलना शुरू किया, बहादुर शाह के पास पहुंचे। इन्होंने कहा कि जनाब खड़े होइए, हम आपको अपना लीडर समझते हैं, आप लीडर बनिए, हम आपके साथ हैं। अब बहादुर शाह 80 की एज में बैठे हैं, बूढ़े हो रहे हैं बेचारे। वो कह रहे हैं यार लगता है मैं रिवोल्ट कर पाऊंगा, लगता है मैं लोगों को मार पाऊंगा। नहीं भाई नहीं, मैं उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि भाई देखो मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे पोते हैं, मुझे इनको खिलाने दो, क्या करूँगा मैं यार लड़ाई करके, अब अपने बस का नहीं है, गुजारा हो रहा है, कर लेने दो। बख्त खान ने इनको थोड़ा सा एक तरीके से पावर दिखाई कि देखो आप लीडर हो, लीडर, आप मुगल हो और आपके खून में इतना जोश है कि आप इनको हरा सकते हो, भगा सकते हो। आप एक काम करो, आप बूढ़े हो गए हम मानते हैं, लेकिन एक काम करना, आप सिर्फ बैठ के देखना, ठीक है, जो करना है वो हम करेंगे, आप बस सपोर्ट कीजिए, आप एक हमारे लिए छतरी बनिए बस। ठीक है, थोड़ा सोचा बहादुर शाह ने, उसके बाद में कहा ठीक है चलो कोई नहीं है, क्योंकि पावर का तो सबको आता है ना कि पावर मेरे हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, तो पावर यहाँ पे दिखाई गई, तो बहादुर शाह ने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, मैं लीडरशिप करने को तैयार हूँ और जो कहोगे वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सारी सिचुएशन बहादुर शाह जो कि दिल्ली वाले रीजन में हमें देखने को मिला, एज ए लीडर निकल के आया। ठीक है, मेन लीडर कौन है? बख्त खां है, लेकिन लीडरशिप किसके हाथ में दी गई, पावर किसके हाथ में है? बहादुर शाह।
दिखने के लिए, जैसे घर में होता है ना कि दादाजी बैठे हैं, पापा हैं, नाम सारा दादाजी का चलेगा लेकिन काम कौन कर रहे हैं, पापा कर रहे हैं। ठीक है, वही सेम सिचुएशन ये है, ये दादाजी है, इनको बिठा दिया कि जो भी होगा, जो भी काम होगा वो सब आपके नाम से होगा, लेकिन करेंगे हम, बस आप टेंशन मत लो, आप बैठे दिखो बस। ठीक है, तो बस यही सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद हुआ क्या, अब ये तो चल रहा है इंडिया के लोगों के दिमाग में, जो मेन पावर कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स बैठे हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स में बैठा है कैनिंग, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं कि भाई इंडिया के लोग ऐसा कर रहे हैं, इस तरीके से ये आए, इन्होंने दिल्ली पे कैप्चर किया, दिल्ली में ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी लोग थे उन सबको इन्होंने मारा, भगा दिया वहाँ से और दिल्ली को कैप्चर कर लिया है। अब मुझे दिल्ली को वापस से छुड़वाना है, वापस से पावर चाहिए हमें। तो इन्होंने जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं उनसे इन्होंने मिलिट्री में लोगों को बुलाना शुरू किया। ठीक है, और इन्होंने 2 लोगों को बुलाया, एक जिसका नाम है निकोलसन और दूसरा हडसन। आसपास में पंजाब वाले रीजन से, यूपी वाले रीजन से, राजस्थान वाले रीजन से एंड सो सारे के सारे जितने भी नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स हैं उन सभी से बुलाया कि भाई आ जाओ, पहले दिल्ली को बचाइए क्योंकि सेंटर पॉइंट है, इसको निकालना है बाहर। तो वहाँ से निकोलसन आया, हडसन आया। निकोलसन को तो पेल दिया कि भाई हटिए आप, ख़त्म, इसको तो ख़त्म कर दिया। हडसन बचा, जो कि बहुत क्रूशली हमें देखने को मिलता है, एक तरीके से लाशें बिछा देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मार काट की जाती है, बुरी तरीके का यहाँ पे खून खराबा हमें देखने को मिलता है। और वापस से, क्योंकि कितने गिने चुने लोग हैं, पूरी बड़ी आर्मी यहाँ पे आने लग रही है जो कि इनको मार के भगा रहे हैं। अब हडसन आया और इसने वापस से दिल्ली को कैप्चर करने की शुरुआत की और दोबारा से दिल्ली को ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में लेके आया हडसन। अब ये सारी चीज़ें देखने लग रहा है कौन, बहादुर शाह। बहादुर शाह ने देखा कि भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भाग जाओ यहाँ से, अगर यदि यहाँ रह गए तो हमें बख्शा नहीं जाएगा, मार देंगे। तो ये अपनी बीवी के साथ में, इसके 2 बच्चे थे, 2 पोते हैं, उनको लेके ये वहाँ से भागने की कोशिश करता है, वहाँ पे भाग के जाता है। और ये एक तरीके से हम बात करें तो छुपने की कोशिश करेगा कि अपनी जान बचाने के लिए कि भाई यहाँ से निकलो, कुछ भी हो जाए यहाँ से निकलो। तो बगल में इसको दिखता है हुमायूं का मकबरा दिखता है इसको, ये उसमें जाके छुप जाता है। और जैसे ये छुपा तो इसकी इन्फॉर्मेशन, इसका एक रिलेटिव है, उसने इसकी इन्फॉर्मेशन हडसन को दी कि भाई जो लीडर बनने की कोशिश कर रहा था ना, वो कहाँ छुपा है, हुमायूं के मकबरे में छुपा है, अब वहाँ जाइए और वहाँ जाके उसको पकड़िए। ठीक है, तो जैसे ही हडसन यहाँ पे आया तो हडसन ने इसको बाहर निकाला। अब क्योंकि लीडर बनाया था, अकड़ तो इसमें भी है, भले ही 80 की एज में हो लेकिन अकड़ तो इनमें भी है और अकड़ उधर हडसन में भी है। दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने खड़े कि भाई झुकूंगा मैं भी नहीं, झुकूंगा मैं भी नहीं। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा एक तरीके से शायरो शायरी होता है। तो देखा कि हडसन ने देखा कि भाई नहीं, ये तो बात नहीं बनेगी, इस तरीके से झुकने वाले नहीं है, लीडरशिप जो हाथ में है। तो इन्होंने क्या किया, उसके जो पोते थे, जो इसके ग्रैंडसन है, उनको इसकी आंखों के सामने दोनों को गोली मार दी। अब जैसे ये देखा कि भाई उसकी जो छोटा जो बागडोर है, एक तरीके से हम बात करें कि क्योंकि दादा के लिए उसके पोते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्होंने जैसे ये देखा कि भाई अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म कर दिया इन्होंने। जैसे इनको गोली मारी, साथ में इनके बच्चे खड़े थे, उनको भी गोली मार दी, अब वो भी ख़त्म। अब बहादुर शाह सोच रहे करूँ तो करूँ क्या, कुछ बचा ही नहीं है, इन्होंने छोड़ा ही नहीं है। तो आखिरी में हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने अपने आप को सरेंडर किया हडसन के सामने और हडसन ने बोला कि आप एक काम कीजिए, यहाँ से निकलिए और बर्मा चले जाइए। इनको एग्जाइल किया गया बर्मा में। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 1857 रिवोल्ट में दिल्ली को वापस से कैप्चर किया गया हडसन के द्वारा। ठीक है,
तो एट लास्ट आपको फाइनली ये चीज़ याद रखनी है कि दिल्ली से जो लीडरशिप की गई वो की गई बाय बहादुर शाह। सप्रेस किसके द्वारा किया गया? आप जितने भी रीजन्स में पढ़ोगे 1857 रिवोल्ट को, चाहे वो कानपुर वाला रीजन हो, चाहे वो झांसी वाला रीजन हो, चाहे वो जगदीशपुर वाला रीजन हो बिहार वाला, आप हर किसी में 3 से 4 पॉइंट नोट करोगे हर जगह पे। पहला, रिवोल्ट जो रीजन है दिल्ली की, किसकी लीडरशिप थी? लीडरशिप, तो लीडरशिप हमें देखने को मिलती है बहादुर शाह की। सप्रेस किसने किया? तो उसको सप्रेस किया गया बाय किसके द्वारा? हडसन। ठीक है, कुछ पॉइंट्स में आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे एग्जैक्ट डेट देखने को मिलेगी। ठीक है, जहां पे हमें इनिशियल डेट देखने को मिलेगी और फाइनल डेट देखने को मिलेगी, सप्रेशन डेट, कि कब उसका इनिशिएशन होता है, कब उसको सप्रेशन होता है। आप उन डेट्स को भी नोट कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक टेबल बनाइए। इंपॉर्टेंट है, आप ये 3 कॉलम तो जरूर फिल करिए। ठीक है, और इस तरीके से आप इस टेबल को भरिए, सारे के सारे एक साथ होंगे, स्टोरीज अपने आप दिमाग में रह जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में दिल्ली वाले रीजन में किस तरीके से 1857 रिवोल्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे अवध वाले रीजन में हमें रिवोल्ट देखने को मिलते हैं। फिर हम कानपुर में देखेंगे, झांसी में देखेंगे, जगदीशपुर में देखेंगे, और इस तरीके से हम 1857 रिवोल्ट को ख़त्म करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो ये हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।